चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। जो पहले वाला वीडियो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए वीडियो का लिंक, एक बार देख लें। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आपको पता है 1776 से 1783 ईस्वी में हुआ। जब भौगोलिक खोज स्टार्ट हुआ तभी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और फिर फ्रांस की क्रांति और भारत का भी स्वतंत्रता संग्राम सारा चीज हुआ। ठीक है, तो जब समुद्री यात्रा हुआ तभी सारा चीज, सारा क्रांति, जितना भी खोज, जितना भी व्यापार हुआ सब स्टार्ट हुआ। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जिसमें समुद्री यात्रा प्रथम रूप से हुआ। पहले समुद्री यात्रा हुआ जिसमें कि फ्रांस और इंग्लैंड ने भाग लिया था। ठीक है, सबसे पहले कोलंबस आए। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप का खोज किया। उसको लगा कि यह अमेरिका जो है भारत का ही एक हिस्सा है, इसलिए कोलंबस ने अमेरिका को कहा यह एक रेड इंडियन, यहाँ का आदमी जो था उसको उसने क्या कहा, रेड इंडियन। और यहाँ पर उसने कहा कि यह नई दुनिया है। ठीक है, काहे कि वहाँ का आदमी को उस पता नहीं चला कि भारत का आदमी है कि या फिर किसी और जगह, काहे कि वहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जा रही थी, वहाँ पर कोई अलग भाषा बोली जा रही थी। तो कोलंबस ने उसी को कह दिया रेड इंडियन। और फिर अच्छे से जब खोज इसका हुआ, पहले पता चला वो एक नई दुनिया है, मतलब कि पहले आदमी को पता नहीं था, कि मोबाइल का युग तो था नहीं जो कि पता चल जाएगा। तो पहले पता नहीं था, तो उसने कहा वहाँ का नई दुनिया। पूछेगा क्वेश्चन में अमेरिका को किस नाम से जाना जाता है, तो अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। उसका खोज सबसे पहले कोलंबस ने 1492 ईस्वी का क्या रेड इंडियन वहाँ के लोगों को जाना जाता है। ठीक है, और अच्छे से खोज उसको कौन किया, अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची ने पहले कहा, ये जब कोलंबस आ गए लौट के तो उसने कहा कि एक नई दुनिया है। ठीक है, तो फिर नई दुनिया का खोज अमेरिगो वेस्पुची ने अच्छे से किया। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही अमेरिका नाम पड़ा है। ठीक है, याद रखना। और उसके बाद अमेरिका पर जो है फ्रांस और इंग्लैंड जो है यह अपना उपनिवेश, मतलब कि अपना अड्डा जमा लिया। ठीक है, वहाँ पर इंग्लैंड जो है अड्डा जमाने में सफल हो गया। इंग्लैंड वहाँ पर बहुत दिनों तक राज करता रहा। फिर फ्रांस के जो नेता, फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वां, उसने अपने सैनिक लफायते को भेजा कहाँ पर, इंग्लैंड में, कि जाइए, इंग्लैंड नहीं भेजा, अमेरिका भेजा, कि वहाँ पर जाकर सारा चीज आदमी को बताइए कि आप स्वतंत्र रहिए। क्योंकि जब इंग्लैंड वहाँ पर उपनिवेश कर लिया, जमा लिया, तो इंग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक शक्ति उसका बढ़ गया। तो इसीलिए फ्रांस का मन गुस्सा गया। ठीक है, तो फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका में भेजा अपना आदमी को, बोला कि जाके सब अमेरिका वासी को बताइए कि वो क्या हुए, वे आज़ादी की तरफ बढ़े, ना कि गुलामी की ओर। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का कारण देखिए, कहता है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव का मतलब क्या हुआ कि जो उपनिवेश था, उपनिवेश शब्द आया है अमेरिका के लिए। ठीक है, उपनिवेश शब्द किसके लिए आया है, अमेरिका के लिए। हाँ, उपनिवेश मतलब पता है तुमको, जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर कब्जा कर लेता है, उसी को क्या करता है, गुलाम बनाता है, उसी का शोषण करता है, उसी से पैसा लेता है, तो वह जो छोटा देश रहता है वह उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, अमेरिका क्या था, उपनिवेश। तो अमेरिका में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव होने लगा। राजनीति मतलब पता है क्या होता है, राजनीति जो नेता सब करता है, हाँ, तो उसका अभाव होने लगा। क्योंकि देखिए, कहता है अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे। जब क्या कहता है, इंग्लैंड में दो प्रकार का व्यक्ति था। जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारा धर्म का है, तो इंग्लैंड में एक ही धर्म को मान्यता था। एक आदमी था प्यूरिटन एंग्लिकन मतावलंबी, और एक था प्यूरिटन मतावलंबी। जिस प्रकार हिंदू होता है ना, मुस्लिम होता है, उसी प्रकार ब्रिटेन में जो था एक एंग्लिकन आदमी था, एक प्यूरिटन आदमी था। तो प्यूरिटन आदमी जो था ये अमेरिका का था, ये अमेरिका चले गया था। पहले रहता था ये कहाँ पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जब इसको भगाया गया तो ये कहाँ चले गया, अमेरिका चला गया। और अमेरिका में कहता है कि अमेरिका में के उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे, जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। जो अमेरिका में आदमी था वो कहाँ का था, इंग्लैंड का था। उस सब ने देखा था कि इंग्लैंड में किस प्रकार विधि व्यवस्था है, संविधान का वहाँ पर प्रारूप क्या है। लेकिन जब वो लोग आ गए कहाँ पर, अमेरिका बसने के लिए, तब वहाँ पर इस सारी व्यवस्था उसको नहीं मिली। तो कहता अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था
चाहते थे, वे उसी तरह की व्यवस्था चाहते थे जो कि हो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो उसी में इन लोगों में संतुष्ट, ये लोग जब संतुष्ट नहीं हुए तो इनमें क्या जग गया, असंतोष का माहौल जग गया। ठीक है, असंतोष का माहौल जगने से इनमें क्या बनने लगा कि ये लोग सोचने लगे कि हमको आज़ादी चाहिए, सभी लोग समान है, काहे एक को ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा अधिकार दिया जाए, सभी समान है तो सबका अधिकार हो। तो उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव यही है। अब आता है भौगोलिक दूरी। देखिए, अटलांटिक महासागर के अलग अलग छोर पर यानी 3,000 मील दूरी पर जो हमारा क्या कहता है अमेरिका है, वो जब देखिएगा तो इधर है, यहाँ पर दिखाते हैं आपको अमेरिका जो है, मैप देखिए उसमें अमेरिका कहाँ पर है, मैप में देखो यहाँ अमेरिका यहाँ पर है। ठीक है, और यूरोप यहाँ पर है। यूरोप में भी कौन, इंग्लैंड हमको देखना है। तो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में जो है 3,000 मील का दूरी है। कितना दूरी है, 3,000। हाँ, तो 3,000 मील का दूरी, इतना दूरी है। और इनके बीच में कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है। एक पूर्वी तट पर स्थित है, एक पश्चिमी तट पर स्थित है। तो भौगोलिक दूरी के कारण भी एक इतना दूर स्थित है, एक इतना दूर स्थित है। तो यहाँ का जो राजा होगा इंग्लैंड का, वह अमेरिका पे अच्छा से राज कर पाएगा नहीं। इसी कारण एगो आता है कभी कभी, तुम ऐसे तुमको पता होना चाहिए कि जो भारत है वो पहले 2 भागों में बटा था, एक पाकिस्तान और एक क्या कहता है भारत। देखो ये भारत जो भारत था उधर यहाँ पर पाकिस्तान का एरिया था, और पाकिस्तान में बांग्लादेश भी शामिल था। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान इतना दूर, और ये वाला पाकिस्तान इसको कहते हैं इधर पूर्वी पाकिस्तान और इधर कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में दूरी बहुत अधिक था। यहाँ भी मुस्लिम अधिक है, यहाँ भी मुस्लिम अधिक है, इन दोनों के बीच में दूरी जो था बहुत अधिक था। इसीलिए ये वाला अलग देश बन गया, ये वाला भी अलग देश बन गया। ठीक है, उसी प्रकार हुआ क्या कि जो इंग्लैंड और अमेरिका था, इनके बीच में भौगोलिक दूरी जो थी वह बहुत अधिक थी, लगभग 3,000 मील, जबकि यहाँ पर तो इतना कम ही था, तभी भी ये अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर 3,000 मील जो दूरी थी, यहाँ पर अच्छा से शासन व्यवस्था नहीं चल पाता था। ये भौगोलिक दूरी भी इसका एक कारण बना। उसके बाद आता है धार्मिक व सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। देखिए, जो धार्मिक व्यवस्था के आधार पर ब्रिटिश वासी जितने भी थे वे एंग्लिकन मत को मानते थे। एंग्लिकन मत क्या हुआ, जैसे हम हिंदू धर्म को मानते हैं या कोई भी किसी धर्म को मानता है, तो ब्रिटिश वासी जो था वो किस धर्म को मानते थे, एंग्लिकन को। और अमेरिका का जो लोग थे वो किस धर्म को मानते थे, प्यूरिटन मतावलंबी थे। ठीक है, जो ब्रिटिश वासी थे वो कैसे थे, सामंतवादी। ठीक है, सामंतवादी और कुलीन वर्ग के थे। जैसे जब आओगे हिंदू में तो होता है ना ब्राह्मण, फिर अलग अलग कास्ट होता है, उसी प्रकार जो कुलीन वर्ग है ये भी एक प्रकार का कास्ट है। ठीक है, भूल ना जाना। कहता है धार्मिक व सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। अमेरिका उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक व सामाजिक स्तर पर भी मतभेद था। अब कहा धार्मिक और सामाजिक स्तर क्या हुआ, तो धर्म के आधार पर और समाज के आधार पर, समाज भी बहुत दूर पर था और धर्म भी अलग अलग था। ठीक है, इस कारण भी मतभेद था। कहता है जहाँ एक और ब्रिटिश वासी एंग्लिकन मत को मानते थे और वहीं अमेरिका के लोग किस मत को मानते थे, प्यूरिटन मतावलंबी थे। ठीक है, अब इन्हें समझना प्यूरिटन मतावलंबी क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग धर्म है इसका। ठीक है, धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टों एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ले ली। ठीक है, पहले जो प्रोटेस्टों था उसका अक्सर व्याख्या नहीं आता है, उस धर्म का लोग, और जो प्यूरिटन धर्म का जो लोग था वह पहले रहता था कहाँ पर, ब्रिटेन में। ठीक है, और जब यहाँ से इसको भगाया गया तो वह कहाँ चले गया, अमेरिका में। तो यह देखा था जितना भी प्रोटेस्टों और प्यूरिटन आदमी था वो ब्रिटेन में देखा था स्वतंत्रता की व्यवस्था, लेकिन जब भगा दिया गया तो वो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर इसको गुलामी करना पड़ रहा था ना, क्योंकि इस पर अधिकार किसका था, तभी ब्रिटेन का। तो इस प्रकार भी इन लोगों में क्या हुआ, असंतोष की भावना जगी। और सामाजिक स्तर पर देखिए, ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन वर्ग का था, जबकि अमेरिका समाज समता मूलक एवं प्रजातांत्रिक था। देखो, ब्रिटिश समाज जो था वो कहता है सामंतवादी था, यानी कि ये लोग चाहते थे कि कोई दूसरा आदमी अमीर न बने बल्कि हम ही अमीर रहे। तो वो सामंतवादी प्रवृत्ति का था, दूसरे पर अधिकार करना चाहता था, और कुलीन वर्ग का वहां पर लोग रहता था। जबकि अमेरिका में
समाज जो था, अमेरिका का जो समाज था वो समता मूलक था। इसी कारण तुम अक्सर देखोगे कि जितने भी विद्वान सब हुए वो अक्सर अमेरिका में ही हुए। इसका कारण क्या है? क्या है कि वहां पर किसी को दबाया नहीं गया। वह समाज कैसा था? समता मूलक समाज था, यानी कि समता मतलब वह समान, अमूलक का मतलब क्या? सभी लोग, यानी कि समान, समाज के सभी लोग क्या है? समान है। अब वहां पर भालो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन किसी को दबाया नहीं जा रहा था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था मतलब हुआ कि राजा वहां पर नहीं था, बहुत पहले से। जिस प्रकार लिच्छवी जो गणतंत्र था हमारे भारत देश में, यह कहा जाता है सबसे पहला गणतंत्र कौन है? लिच्छवी। कहाँ पर है? भारत, बिहार में स्थित था। यहीं से लोगों को लोकतंत्र के बारे में जानकारी मिली, ठीक है। तो उसी प्रकार अमेरिका में सबसे पहला प्रजातांत्रिक व्यवस्था था। कभी कभी पूछेगा सबसे पहले प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहाँ हुई, तो तुमको बताना है लिच्छवी में। और उसी से सीखकर अमेरिका वासी ने भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या है? जो अभी चल रहा है भारत में, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र जिसको कहते हो हिंदी में, ठीक है। उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था के आधार पर वहां पर सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग रहते थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, और जबकि अमेरिका समाज में कैसे लोग थे? समता मूलक और प्रजातांत्रिक समाज था। अब देखिए सप्तवर्षीय युद्ध पर का प्रभाव किस प्रकार हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्त का मतलब हुआ 7, हुआ ना, और वर्षीय मतलब वर्ष तक, 7 वर्ष तक यह युद्ध चला था, जो इंग्लैंड व फ्रांस के बीच चला था। जिस प्रकार यहाँ उपनिवेश बताए, इन दोनों में लड़ाई चल रहा था कि हम अमेरिका पर कब्जा करेंगे, और ये कहता था हम करेंगे। तो इन दोनों में युद्ध हुआ। कौन युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध में जो है इंग्लैंड क्या हुआ? जीत गया। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह युद्ध हुआ था। 1756 में स्टार्ट हुआ और 7 वर्ष बाद खत्म हो गया। यानी 56 में 7 जोड़ दिए, 1763 ईस्वी। 1756 में स्टार्ट हुआ, 1763 में खत्म हो गया। वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें कि इंग्लैंड वासी के पास बंदूक ज्यादा था, तो ये लोग जीत गए। और फ्रांस के लोग क्या हो गए? पराजित हो गए। फ्रांस में प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, मतलब कि यहाँ पर राजतंत्रिक व्यवस्था थी। राजा राज करता था, ना कि प्रजा यहाँ राज करती। जिस प्रकार हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट देके जिताते हैं, उस प्रकार यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर एक ही जो कोई भी घर का आदमी है वही राजा बन जाता था। और अभी तो अब नहीं है, अब भलो अब इंग्लैंड में अभी इस प्रकार है। तो जिसमें कि जब फ्रांस की पराजय हो गई, तो प्रोफेसर पोलार्ड नाम के दार्शनिक ने कहा कि फ्रांस की पराजय ने ही अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। जब फ्रांस का पराजय हो गया तो अमेरिका वासियों को लगा कि हम मतलब कि दोनों अलग अलग हो गया, तो अमेरिका वासियों को लगा कि अब हम लोग इंग्लैंड को हराकर भगा देंगे और हम लोग आजाद हो जाएंगे। तो प्रोफेसर पोलार्ड ने कितना ठीक कहा था कि फ्रांस की पराजय ने ही अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा कि फ्रांस की पराजय ने ही अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता को भड़काया। यह किसने कहा? तो प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा, ठीक है, याद रखना। अब आता है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। अब प्रगति विरोधी आर्थिक नीति क्या है? तो देखो, सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। आर्थिक कारणों से क्या हुआ? अर्थव्यवस्था के आधार पर, रुपये पैसे के लालच में ही इस सब इतना जो तुम इतिहास पढ़ रहे हो, इस सब रुपये पैसे के लालच पर ही इतना इतिहास रचा गया है, नहीं तो फिर थोड़ा इतिहास आता। सब रुपया पैसा कमाने के लिए एक राजा दूसरे पर कब्जा किया, उपनिवेश बनाया। जिस प्रकार फ्रांस इंग्लैंड ने अमेरिका को उपनिवेश बनाया, यहाँ पर हथियाया, इसका शोषण किया, भारत का भी शोषण किया इंग्लैंड ने। उसी प्रकार सब जो है आर्थिक व्यवस्था यानी पैसे के लालच में ही इतना सब इतिहास रचा। सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए। आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा, ठीक है। तो सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए। उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृदेश को है। जो अमेरिका वासी थे उनको लगता था कि हम जब अमेरिका के हैं तो मेरे पास पैसा आना चाहिए, सारा चीज जो मेरा है वो इंग्लैंड क्यों लेगा। जबकि इंग्लैंड का अमेरिका का जितना भी सोना चांदी रहता था वह इंग्लैंड क्या करता था? जहाज पे लाद देता था और अपना देश को पहुंचा देता था। इस कारण इंग्लैंड धनी हो रहा था और अमेरिका क्या हो रहा था? गरीब हो रहा था। लेकिन यही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम इसी का प्रतिफल है। उसके बाद आता है आपत्तिजनक कर। देखिए, जब इसमें इंग्लैंड और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ ना, तो इंग्लैंड जो था वह अधिक से अधिक पैसा खर्च किया था युद्ध में, तो बंदूक सब बनवाया था। इसी में
कर्ज में डूब गया। क्या है कि कर्ज भी अभी भी देखोगे तो पाकिस्तान को कहा जाता है भिखारी देश। क्या कहा जाता है? क्या है कि पाकिस्तान क्या करता है, सबके पास कटोरा फैलाता है कि हमको इतना कर्ज दे दिया, इतना कर्ज दे दिया, जबकि अभी भी पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। उसी प्रकार इंग्लैंड जो था कर्ज लिया था, और कर्ज को चुकाने के लिए ही उसने 1765 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्रैनविले, पूछेगा प्रधानमंत्री ग्रैनविले कहाँ के थे, तो ये ब्रिटेन के थे, तो यानी इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन को इंग्लैंड कहा जाता है। तो 1765 ईस्वी में ग्रैनविले जो थे, इसने स्टाम्प एक्ट घोषित किया। पूछेगा स्टाम्प एक्ट कब घोषित किया गया, तो 1765 ईस्वी में। अब पूछता है कभी कभी 20 सीलिंग का इसने स्टाम्प लगाया। कितने सीलिंग का लगाया था? 20 हाँ, 20 सीलिंग का मतलब क्या हुआ, जब कभी जमीन खरीदने जाओगे 1.5 लाख का जमीन खरीदोगे तो उसमें 15,000 रुपया तुमको भूमि कर देना पड़ता है। थोड़े सरकार मांगने आता है कि 5 रुपया आज दीजिए, 10 रुपया कल दीजिए। वो जैसे ही जमीन खरीदोगे उसमें ही काट लेता है तुम्हारा 10 से 30,000 रुपया भूमि कर के रूप में। तो 1765 ईस्वी में ग्रैनविले ने जो है स्टाम्प एक्ट लगाया 20 सीलिंग का। और फिर 1767 ईस्वी में ये काहे सब कर रहा था, ताकि उसका कर्ज जो है वो खत्म हो सके। तो 1767 ईस्वी में उसने उपभोक्ता कर लगाया, और मात्र 4 ही वस्तु पर, एक कागज, चाय का आदमी बहुत शौकीन था, और अमेरिका वासी तो जानते हो हाई फाई वाला है, तो ये सब शीशा, मतलब कि शीशा वाला घर होता है ना, जो कि शीशा लगाता है खिड़की में, तो शीशा देखो, कागज, शीशा, चाय और रोगन, रोगन का मतलब हुआ दवाई सब। इस पर 4 ही वस्तु पर 1700 कितना ईस्वी में, 67 ईस्वी में उपभोक्ता कर लगाया। कभी कभी पूछेगा उपभोक्ता कर अमेरिका वासियों ने कब लगाया? 1767 अमेरिका वासियों ने लगाया, ग्रैनविले ने लगाया 1700 कब, 67 ईस्वी में। कितनी वस्तुओं पर लगाया? 4 वस्तुओं पर। कौन कौन? एक कागज, शीशा, चाय और रोगन। क्या कि अमेरिका का वासी क्या था, ज्यादा पढ़ाकू था, कागज का खपत वहाँ बहुत ज्यादा होता था। शीशा वो लोग हाथ फाइव बनाता था, इसीलिए शीशा का भी वो लगाता था, उस क्या कहते हैं उसको, खिड़की। और चाय का शौकीन था, सब चाय जो है कहा जाता था भारत से। भारत का जो उत्तराखंड सब जिला है, जहाँ पर पहाड़ सब राज्य है, जहाँ पर पहाड़ सब है, वहीं पर चाय का उत्पादन होता है। तो चाय का भी शौकीन था, क्या कि वहाँ का आदमी कैसा था, धनासेठ था, यानी पैसा बहुत अधिक था। और रोगन, जब चाय इतना पिएगा मतलब उसको होगा ना हार्ट कुछ बीमारी, तो उसके लिए रोगन यानी कि दवाई पर। तो कागज, शीशा और चाय और दवाई पर जो है 1767 ईस्वी में 1767 ईस्वी में किसने, ग्रैनविले जो कि प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उसने क्या किया, कर लगाया। तो ये सब के कारण भी आपत्तिजनक कर, इतना ज्यादा से ज्यादा कर जब इस पर पड़ा अमेरिका वासियों पर, तो ये लोग क्या कहे, बौखला गए। तो इसमें असंतोष की भावना जाएगी, अभी असंतोष की भावना ही जग रही है। ठीक है, अभी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सब जगह जो है गुट बन रहा है। ठीक है, जैसे जब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ोगे 10 में है, तो उसमें क्या हुआ था, या 8वीं जब तुम पढ़ लिए होगे कि पहले बिरसा मुंडा उठा, 1757 की क्रांति हुई, सब जगह अलग अलग क्रांति हो रही थी। उसी प्रकार अमेरिका में भी इसी प्रकार धीरे धीरे इधर उधर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गुट में क्रांति हो रहा था, और लोगों में असंतोष की भावना क्या हो रही थी, जग रही थी। और लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका देखो, देखिए पहले के समय में क्या होता था, मोबाइल था नहीं, मोबाइल नहीं था ना, वो समाचार पत्र था, उसमें भी नहीं छापता था। उसमें यदि छाप देता तो फिर इंग्लैंड वाला देख लेता, और समाचार पत्र वाला को भी जैसा लपड़िया था वो भी शांत हो जाता। तो इसीलिए क्या कहता है, लेखकों एवं प्रचारकों की बहुत अधिक भूमिका थी। लेखकों एवं प्रचारकों ने क्या किया, इतना अच्छा से उसमें बैठा के लिखा, अपना अपना कविता सब, कहानी सब में बहुत ही अच्छा से बैठा के लिखा कि इंग्लैंड वाला खराब है, उसने यहाँ पर अधिकार किया, इसने शोषण कर रहा है लगातार, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसके हानि को बहुत अधिक बताया। ठीक है, किसने बताया, लेखकों एवं प्रचारकों ने। किसमें, अपनी पुस्तक में। और उसी में एक प्रमुख पुस्तक का नाम आता है, जो कि 1776 ईस्वी में टॉमस पेन ये एक लेखक है। ठीक है, पूछेगा टॉमस पेन ने अपनी पत्रिका, ठीक है, कॉमन सेंस प्रकाशित की। कॉमन सेंस का मतलब जानता है, सामान्य दिमाग। सामान्य दिमाग जो है ये टॉमस पेन ने 1776 ईस्वी में क्या किया, प्रकाशन किया। ठीक है, कभी कभी पूछेगा 1700, या फिर पूछेगा टॉमस पेन ने अपना लघु पत्रिका कॉमन सेंस कब प्रकाशित किया, 1776। हाँ, याद रखना ये सब। ठीक है, 1776 ईस्वी में टॉमस पेन ने अपनी लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित किया। उसमें किसमें आएगा, तो ये लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका में। ये सब इसमें क्या लिखा था, वही कि इंग्लैंड खराब है, इसने किस प्रकार हम लोगों का शोषण कर रहा है लगातार, वही सब के बारे में दिया था। ताकि वहाँ तभी तो नेट उट नहीं था,
था नेट, मोबाइल नहीं था। तो अगर मोबाइलों आ जाता तो इंग्लैंड वाला क्या करता, साइबर ऐसा गिराता कि पता चलता वो वाला मोबाइल पे भी नहीं करेगा। अब समाचार पत्र में आता तो ऊपर देता इंग्लैंड वाला, तो समाचार पत्र में भी नहीं देता था। तो लेखकों एवं प्रचारकों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। इसी प्रकार तुम 8 में पढ़े हो दीनबंधु मित्र, ठीक है, नील दर्पण लिखा था, तो बिना लेखक का वो छपा था, ठीक है, ताकि अंग्रेजों के बारे में वो क्या कर सके, लोग पढ़ सके और उसको यहाँ से भगा सके, और संतोष की भावना जगे लोगों में, जगे कि हम लोग एक राष्ट्र के हैं, तो राष्ट्रवादी भावना जगे। उसी राष्ट्रवादी भावना जगाने के कारण इन लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका हुई किसमें, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। उसी में एक आता है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। अब पूछे जॉर्ज तृतीय कौन है, कौन है वही पूछ रहे हैं। जॉर्ज तृतीय है ब्रिटेन का, ठीक है। ये कौन है, ये ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था आपका ग्रेनविले, इसने कहा कि हम राज करते हैं कहाँ पर, इंग्लैंड में, अब मेरा जो उपनिवेश है ना वहां पर राज करो तुम। कौन, जॉर्ज तृतीय को कहा कि तुम वहां पर राज करो। तो यही राज करने आया बेचारा। जब बेचारा राज करने आया तो पता चलता है ढेर पैसा मिला तो सुतले रह गया। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगा नहीं पाया कि हम भी एक आदमी हैं, मेरे अंदर में रहिए, यानी कि अपना शक्ति को नहीं दिखा पाया। तो शक्ति को नहीं दिखाने के कारण ही निरंकुश नीति अपना, यानी कि लोगों का, अब एक के आदमी को खराब कर रहा है तो उसी को अब मारिए देगा, इतना उसका शोषण किया कि उसको मारिए देगा। तो उस प्रकार जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति के कारण भी लोग क्या हुए, भयभीत हुए। लोगों में किसकी भावना जगी, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की भावना जगी। अब आता है तत्कालीन कारण। ये सब में आया क्या कि लोग के अंदर जो है आक्रोश की भावना जग गई है। अब एक आग का चिंगारी का बस काम था, उसमें आता है तत्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी, ठीक है। अब चाय पार्टी में बोल रहा ना कि पार्टी कर रहा था, ठीक है, चाय पार्टी क्या है, पार्टी नहीं कर रहा था, ये बोस्टन चाय पार्टी। ये बोस्टन क्या है, बोस्टन देखो यहाँ 1773 ईस्वी में बोस्टन बंदरगाह पर यह हुआ था। देखो भारत अधिक चाय निर्यातक देश है, निर्यातक देश है, यानी कि निर्यात करता है, और चाय बहुत सारा लोगों को पसंद है। किसका चाय, भारत का ही चाय। चाइना भी चाय निर्यात करता है लेकिन उसका कम पसंद है, भारत का बहुत अधिक पसंद है, जिसमें कि डालमिया आता है प्रमुख से। तो बोस्टन ये बंदरगाह है। चाय जो है इंग्लैंड का आदमी जो है ये व्यापार करने के लिए आया था। तो व्यापार करने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारत से चाय को उठाया और अमेरिका चला गया। कहाँ चला गया, अमेरिका। हाँ, अमेरिका में किस बंदरगाह पर गया, बोस्टन बंदरगाह पर गया, ठीक है। कब गया, 1773 ईस्वी में। तो 1773 ईस्वी में जैसे गया तो लोगों में क्या था, आक्रोश की भावना थी। तो बस रेड इंडियन जो कि आदिवासी तब था अमेरिका का, वो सब ने क्या किया कि जितना चाय का पेटी था नाव पर उसको धड़ाले से सबको फेंक दिया समुद्र में। अब बस क्या होना था, इंग्लैंड का आदमी गुस्सा गया, जो कि प्रधानमंत्री ग्रेनविले था। गुस्साने के बाद ये क्या किया कि अब यहाँ से जो अमेरिका का व्यापार होता था बोस्टन बंदरगाह से, इसको समाप्त कर दिया। और लोगों के बीच में आक्रोश की भावना वो हो गई, आक्रोश की भावना जग गई। अब लोग ने कर दिया कौन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। सबसे पहले अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में आता है 5 सितंबर 1774 ईस्वी को अमेरिका का जो है 13 उपनिवेश था टोटल, ठीक है, उस पर कब्जा किया था इंग्लैंड ने, ठीक। तो अब अमेरिका के जितने भी व्यक्ति थे, तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी जब हो गया तब लोगों में आक्रोश की भावना क्या हो गई, खूब जग गई। अब लोग ने क्रांति कर दिया, जो कि 1773 ईस्वी में जगा ना, 1773 ईस्वी में हुआ, और 3 साल के बाद तुरंत क्रांति कर दिया, और 1783 ईस्वी तक यह क्रांति चला था, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, 5 सितंबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में प्रथम महादेशीय सम्मेलन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे स्वतंत्रता पर। 5 सितंबर 1774 ईस्वी में लिख लो, 5 सितंबर 1774 ईस्वी में पहला महादेशीय, इसके ऊपर लिखना, सम्मेलन हुआ।
इस सम्मेलन में क्या हुआ, जितना भी अमेरिका का आदमी था 5 सितंबर 1774 ईस्वी को पहला महादेशीय सम्मेलन हुआ। इसमें 13 उपनिवेश का जितना भी छोटा बड़ा जितना राजा था, धनासेठ सब था, वो सब इसमें भाग लिया। देखो यहाँ पर दिया है, ये फिगर में दिख रहा है ना, ये फिगर देखो यहाँ। हाँ, तो इसमें ये सम्मेलन हुआ 5 सितंबर 1774 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ, अमेरिका में। कहाँ पर, फिलाडेल्फिया में। कहाँ पर हुआ, फिलाडेल्फिया में। हाँ, अब जैसे यहाँ पर बोस्टन चाय पार्टी में प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने क्या कहा कि अब बोस्टन बंदरगाह से कोई व्यापार नहीं होगा। इस बंदरगाह से अमेरिका को बहुत फायदा होता था, यानी पैसा का। तो जब नहीं होगा तो व्यापारी सब रुष्ट हो गया और उसमें कर दिया स्वतंत्रता संग्राम, जो कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहलाया। उसने 5 सितंबर 1774 ईस्वी को पहला महादेशीय सम्मेलन किया फिलाडेल्फिया में। फिर थोड़ा दिन के बाद फिर 1875 ईस्वी में 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में ब्रिटिश सेना और अमेरिका सेना के बीच लैक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। देखो यहाँ 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ। लोगों में आक्रोश की भावना मतलब कि लोग को पता चल गया कि हम लोग सब एक हो गए हैं, ठीक है, लोगों को पता चल गया। तब क्या किया, ब्रिटेन का जो सेना था और अमेरिका का जो थोड़ा बहुत सेना तो नहीं था, जो कि आदमी था, उसके बीच कहाँ पर, लैक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। यानी कि लड़ाई स्टार्ट हो गया। कब, 1775 में ही छिटपुट इधर उधर लड़ाई स्टार्ट हुआ लैक्सिंगटन में प्रमुख रूप से। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो जितना भी प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन में व्यक्ति आया था, उससे अधिक फिर दूसरा फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो हुआ 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, फिलाडेल्फिया का दूसरा महादेशीय सम्मेलन, इसमें लोग इकट्ठा हुआ। उसके बाद इसी में थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया। यानी कि उसने कैसा घोषणा पत्र जारी किया, स्वतंत्रता घोषणा पत्र। 1776 में, देखो यहाँ 1776 में स्टार्ट हुआ, तो 1776 में ही इसने किसका घोषणा पत्र जारी किया, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। यानी कि जितना भी वो लिखना था संविधान, वो सब लिख दिया और यहाँ पर जारी कर दिया। पूछेगा कि स्वतंत्रता घोषणा पत्र किसने जारी किया था, तो थॉमस जेफरसन ने, ठीक है। अब फिर जॉर्ज वाशिंगटन, यहाँ पर आ रहा है खाली जीके जीएस, ठीक है। थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का सेनापति नियुक्त किया गया, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम बीच में चालू रहा, किताब में नहीं दिया है, जब जाओगे आगे तो स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ है वो पढ़ोगे। तो स्वतंत्रता संग्राम इसी प्रकार चालू रहा और फिर 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि के द्वारा, कभी कभी पूछेगा पेरिस की संधि कब हुआ, तो 3 फरवरी 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि हुआ। और इसमें संधि के द्वारा यह जो तुम्हारा स्वतंत्रता संग्राम था, यह क्या हो गया, खत्म हो गया। और जब 1783 ईस्वी में, देखो यहाँ खत्म हो गया, यहाँ देखो 1776 ईस्वी में क्या हुआ, फिलाडेल्फिया का महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता पत्र का घोषणा पत्र किया। फिर जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का सेनापति नियुक्त किया। फिर स्वतंत्रता का संग्राम चालू रहा। 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि में जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था, देखो 1783 ईस्वी में हुआ ना, 1783 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब फिर जब खत्म हो गया तो 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ। यह मात्र स्वतंत्रता पत्र का घोषणा पत्र किया, यानी संविधान लिखा नहीं था, बल्कि कह दिया कि अब सब स्वतंत्र हो जाएगा। कह दिया, अब हुआ था कि नहीं पता नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम का खाली घोषणा पत्र क्या था कि हम लोग अब स्वतंत्र हैं। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का सेनापति नियुक्त कर दिया, सेनापति नियुक्त किया, ना कि राष्ट्रपति कर दिया। और यही आगे चलकर क्या बना, जॉर्ज वाशिंगटन देखो प्रथम राष्ट्रपति बन गया। यही सेनापति जो है जब 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा खत्म हुआ, 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ, फिर 1789 ईस्वी में यह संविधान लागू हुआ और तब फिर जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इसको याद कर लेना, यहाँ से यहाँ तक जितना दिया है इसको अच्छा से याद कर लेना। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में पहला सम्मेलन, 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को लैक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष,
उसके बाद 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा सम्मेलन। थॉमस पेन ने घोषणा पत्र किया, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का सेनापति नियुक्त किया गया। स्वतंत्रता संग्राम चालू रहा। 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि के द्वारा खत्म हो गया। 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ। 1789 ईस्वी में फिर यह संविधान लागू हो गया और जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति। हाँ, तो यह था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अब हम आते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम पर। ठीक है, फिर आएंगे औद्योगिकीकरण का प्रभाव, फिर आएंगे इंग्लैंड जो असफल हो गया, इसका क्या कारण रहा, फिर आएंगे अमेरिका का 13 उपनिवेश कौन कौन है। ठीक है, अब हम देखते हैं परिणाम। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम हुए। देखिए, पहला कहता है ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश जो कि अमेरिका था वह हाथ से निकल गया। तथा अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। ये सब अब इसका परिणाम आ रहा है। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था इसमें एडम स्मिथ के लेसेज फेयर यानी मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। देखो, पहले अमेरिका में क्या होता था कि इंग्लैंड कर लेता था, लेकिन अब क्या हो गया, एडम स्मिथ ने लेसेज फेयर लिखा। आएगा क्वेश्चन में, लेसेज फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत किसने दिया, तो लेसेज फेयर ने दिया। लेसेज फेयर किताब का नाम है, एडम स्मिथ ने दिया। ठीक है। अब ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया। फलतः तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया। जो जॉर्ज तृतीय जो सोच रहा था कि हम बनेंगे राजा अमेरिका का, ठीक है, वह अब इसका सपना चूर हो गया। लॉर्ड नाथ का मंत्रिमंडल बर्खास्त तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त किया गया। लॉर्ड नाथ यहाँ का मंत्रिमंडल था, इस सब क्वेश्चन में नहीं आएगा। लॉर्ड नाथ जो था वो मंत्रिमंडल में था, मतलब कि जिसको कहते हो ना संविधान, वो होता जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब बैठता है, वहाँ पर लॉर्ड नाथ का कब्जा था, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, और अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, जैसे आयरलैंड का संसद का लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। फिर कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा। इस प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। फिर इसी प्रकार देखो, लफायते को याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया, लफायते नहीं। लफायते के कारण ही अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, ताकि लफायते ने ही आदमी को जाकर बताया कि आप आजाद होइए, काहे कि गुलाम है। लफायते फ्रांस का वो था सेनापति। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था की बुरी तरह प्रभावित हुई। कभी कभी पढ़ोगे कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम ही फ्रांस की क्रांति का कारण बना। काहे, तो फ्रांस का जो नेता था लुई 16, उसने भेजा किसको, अपना सैनिक को अमेरिका में कि आदमी को बताइए कि आप लोग गुलाम हैं और निरंकुश शासन आपके ऊपर हो रहा है। तो जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया 1789 ईस्वी में, तो यहाँ का जो लफायते और सैनिक सब था अमेरिका का, फ्रांस का सैनिक था अमेरिका में रह रहा था, वो सब कहाँ चले गया, फ्रांस में। और 1789 ईस्वी में फ्रांस में फिर विद्रोह हो गया। ठीक है, जब लफायते गया अपना देश, वहां पर फिर वो विद्रोह कर दिया, क्या कि वहां पर निरंकुश शासन हो रहा था। जब उसने देखा अमेरिका स्वतंत्र हो गया, तो उसने भी सोचा कि तो हम लोग काहे स्वतंत्र होंगे, तो उसने भी फ्रांस में विद्रोह स्टार्ट कर दिया। इसके बाद तुरंत पढ़ेंगे फ्रांस का 1789 की क्रांति। ठीक है, राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। पहले जो था क्या हो रहा था, जो इंग्लैंड का व्यक्ति था वही अमेरिका में क्या करता था, विधायक बन रहा था, लेकिन अब अमेरिका वासी विधायक बनना प्रारंभ हो गए। जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली, यानी कि सभी लोग स्वतंत्र हो गए तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। ठीक है, मौलिक अधिकारों, जिस प्रकार मौलिक अधिकार तुम पढ़े हो, अनुच्छेद के 19 से लेकर 21 तक मौलिक अधिकार वर्णित है अनुच्छेद में, संविधान में। ठीक है,
तो मौलिक अधिकार लोगों को दिया गया जिसको कहते हैं मूल अधिकार। जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है उसको जैसे ही कोई अधिकार मिला उसको कहते हैं उस बच्चे का मौलिक अधिकार। तुम्हारा क्या मौलिक अधिकार है कि तुम स्वतंत्र है, तुम कोई भी व्यवसाय कर सकता है, और तुम्हारा एक खास मौलिक अधिकार है कि जब तक तुम 8 तक पढ़ेगा तब तक कोई काम नहीं करेगा, तब तक पढ़ते ही रहना है। 8 के बाद भले तुम काम कर सकता है दिल्ली बम्बई में, लेकिन 8 के पहले काम नहीं करेगा। 6 से 14 वर्ष तक तुमको फ्री पर वो मिलेगा शिक्षा, लेकिन जैसे ही तुम हाई स्कूल में जाओगे पैसा स्टार्ट हो जाएगा, और ऊपर जाओगे पैसा स्टार्ट और बढ़ते जाएगा। वही है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार में सब वर्णित है। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान आएगा क्वेश्चन में, अभी थोड़ा देर बाद लिखा देंगे तुम लोग को। बता, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, ठीक है। क्या 1789 ईस्वी में लागू हुआ, बस 1789 ईस्वी में लागू हुआ। कौन संविधान, कहाँ का संविधान था, अमेरिका का। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही था, ठीक है, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून का न्यायसंगत बनाया गया। अमेरिका गणतंत्र बना। अमेरिका पहले प्रजा राजतंत्र के अंतर्गत था, उपनिवेश था एक। अब अमेरिका जो हुआ अब एक गणतंत्र बन गया, यानी गण मतलब हो गया लोग और तंत्र मतलब एक व्यवस्था प्रणाली, यानी लोगों की प्रणाली अब स्टार्ट हो गई। वहाँ मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की मान्यता मिली। जब जाओगे फ्रांस की क्रांति अगला चैप्टर में तब पढ़ोगे मॉन्टेस्क्यू के बाद शक्ति पृथक्करण के बारे में। इसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने बताया था कि हम सभी एक राष्ट्र हैं, हमको यदि कोई मारने आएगा तो सब एक साथ मिलकर मारेंगे, है ना। इसका प्रमुख सार है, इसका यही कहने था शक्ति पृथक्करण, यानी कि अपनी शक्ति को बढ़ाते रहो, क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति है वह क्योंकि अपनी शक्ति को खुद ब खुद बढ़ा रहा है, यानी दूसरा देश जो है वह शक्ति को बढ़ा रहा है, अपना भी शक्ति लगातार बढ़ाते रहो। ये मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में है। जब जाओगे अगला चैप्टर फ्रांस की क्रांति तब पढ़ोगे। कहता है वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। पहले वोट देने का अधिकार जो था बूढ़ा आदमी को नहीं दिया गया, कहाँ पर, अमेरिका में। और लड़की लोग को भी अधिकार नहीं दिया कि वोट दीजिए, सिर्फ लड़के को अधिकार था। कौन लड़का, जो जवान है, जो बूढ़ा हो गया उसको भी नहीं, 18 से ऊपर, हाँ, उसी को वोट देने का अधिकार। लेकिन अब वहाँ पर ये सब नहीं रहा, अब सब खत्म हो गया, यानी कि अब कोई भी जितना व्यक्ति है सब दे सकता है, खाली बच्चा छोड़ के। हाँ, 18 साल से ऊपर। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। इन सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शन सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। यानी जितने भी मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये सब अमेरिका से अब फिर कहाँ चले गया, यूरोप में। यूरोप से फिर यूरोप में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, सब जगह यह फैल गया। कहाँ से फैला, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से ही फैल गया। अब देखते हैं, यह था परिणाम। अब देखते हैं औद्योगिकीकरण का प्रभाव। कहता अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप का औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिका समाज में प्रवेश कर रही थी, अतः इससे आर्थिक प्रगति के अपार संभावनाओं का उदय हुआ। जब अब यहाँ एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई तथा अनेक उद्योग धंधे एवं कल कारखानों को भी प्रोत्साहन मिला। कब, जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, सब उसके बाद ही आ रहे हैं। अतः आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हासिल हुआ जिसका परिणाम एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका अटलांटिक महासागर के पार, ठीक है, एक नए संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में उसका विकास हुआ। अब देखेंगे कि इंग्लैंड की असफलता के क्या कारण थे, इंग्लैंड आखिर में असफल क्यों हो गया। ठीक है, पहला तो भौगोलिक दूरी, सबसे महत्वपूर्ण आएगा भौगोलिक दूरी। 3000 मील दूरी पर था, इसीलिए इंग्लैंड पहला महत्वपूर्ण कारण यही है। इतना दूरी पर था इसलिए अच्छा से शासन व्यवस्था नहीं हो पाता था, ये मुख्य कारण है। उसके बाद अमेरिका की शक्ति को नजरअंदाज किया। अब जो इंग्लैंड का आदमी था, गोली बंदूक था, इसने सोचा अमेरिका लोग तो क्या है, बुद्धू है, तो इसने इसकी शक्ति को नजरअंदाज कर दिया और अपनी शक्ति को बढ़ाया नहीं। तो इसके कारण अधिकांश अंग्रेज इसे गृहयुद्ध ही समझते रहे। यानी कि जो अमेरिका का आदमी धीरे धीरे विद्रोह कर रहा था,
इंग्लैंड का आदमी सोचता था क्या कि यह गृह युद्ध या छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है, अपने से लड़ जाएगा। तो ये सब समझदार युवा असफलता के कारण है। उपनिवेश वासियों में एकता एवं उत्साह था। किस उपनिवेश वासियों में? तो अमेरिका वासियों में एक उत्साह था जिसको कि ये लोग नजरअंदाज कर दिए। वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जो अमेरिका के व्यक्ति थे उसमें उत्साह जग गई कि अब हम लोग आज़ाद होकर ही रहेंगे, तभी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम संभव हो सका। लेकिन जो इंग्लैंड का आदमी था इसको लगा कि ये लोग मूर्खा सब क्या करेगा। इसी कारण इंग्लैंड क्या हुआ, आज असफल हो गया और भारत से भी भगा दिया गया। ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें की। अब अंदर में ही कुछ थोड़ा बहुत भूल किया होगा जिस कारण कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे। जॉर्ज तृतीय का हठधर्मी था। जो जॉर्ज तृतीय था इस सोचता था हम ही डॉन है, ठीक है, और निरंकुश नीति अपनाता था। तो इसी कारण भी लोगों में असंतोष की भावना जगी और लोग दिन प्रतिदिन क्या हुए, उत्साह की ओर बढ़ते चले कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम होके रहेगा। ठीक है, अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया जिसने बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया। कौन? यहाँ देखो, यहाँ पे है जॉर्ज वाशिंगटन, ये है जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का है और जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये तुम्हारा अमेरिका का है। ठीक है, भूलना नहीं, जॉर्ज जॉर्ज लग गया तो भुला ना जाना। ये तृतीय आया किसके लिए? इंग्लैंड वाले के लिए। और जॉर्ज वाशिंगटन जो था ये था कहाँ का? अमेरिका का। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति यही था। जिस प्रकार भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसी प्रकार ये सब हो गया। ये था इसका इंग्लैंड की असफलता का कारण। अब हम देखेंगे 13 उपनिवेश कौन कौन है। अब खत्म हो गया। कहता है न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मेरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलाइना, दक्षिणी कैरोलाइना और जॉर्जिया। जॉर्जिया जिस प्रकार अंडमान, जॉर्जिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिस प्रकार, उसी प्रकार जॉर्जिया भी वहाँ पर छोटा सा द्वीप है। तो यह भी चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर।